नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। आज तारीख है 19 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। कई सारे लोग अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है। यूपीएससी का आपने पीटी का कट ऑफ देखा है क्या? 75 मार्क्स गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। 75 मार्क्स जनरल कैंडिडेट का 200 में से पीटी का ये कट ऑफ गया है। क्यों गया है? क्योंकि पीटी में एक सीसेट का फैक्टर बहुत ही बड़ा था। सीसेट में ही मैक्सिमम बच्चे फेल हो गए हैं। 90,000 बच्चे ही मात्र ऐसे थे जो सीसेट पास हो पाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बाकी मैक्सिमम बच्चे सीसेट में ही फेल हो गए। और जो जीएस के सवाल थे, वो जीएस के सवालों में ऑप्शन जो दिया था इन्होंने ना, वो एलिमिनेशन का तकनीक ही हटा दिया। ऑप्शन ऐसे दिया था कि जिसमें अगर आपको पूरी सवाल आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं कर सकते। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? एक पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं आपको कि चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी में ही आप देखिए उठाकर, और 68वीं बीपीएससी का सवाल देखिए, 69 का सवाल देखिए। तो दिन प्रतिदिन जितने दिन आप लगाएंगे इसके एग्जामिनेशन में, सवाल धीरे धीरे कठिन होते जाते हैं, पैटर्न धीरे धीरे और भी कठिन होता जाता है, नए जनरेशन के हिसाब से बनने लग जाते हैं। तो अगर compete करना है तो जल्दी से जल्दी अपना एक सीट लेकर निकल जाइए, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये सब एग्ज़ाम और कठिन ही होंगे, आसान नहीं होगा ये। ठीक है, 2018-19 के आसपास जहाँ 98 मार्क्स जाता था यूपीएससी पीटी कट ऑफ, वो अब कितना जा रहा है? वो जा रहा है 75 मार्क्स। दिन प्रतिदिन कम ही हो रहे हैं। यूपीएससी छोड़कर बीपीएससी का भी ज़रा देखिए कट ऑफ, आपको इसी तरह का दिखेगा पैटर्न। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा होगा कि अभी आप टॉपर्स के वीडियो देखना छोड़कर जीएस और करंट अफेयर का वीडियो देखें, वो ज़्यादा सही रहेगा। आज तक कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं हुआ है जो टॉपर्स को फॉलो करके टॉप कर गया हो। हर टॉपर की अपनी एक रणनीति होती है। आपको भी अगर पास करना है तो आपकी अपनी रणनीति होनी चाहिए। किसी के रणनीति को फॉलो करके आप कभी पास नहीं कर सकते हैं, इसकी गारंटी तो मैं ही ले सकता हूँ। आपकी अपनी रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, आप मोटिवेशन के लिए देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे निम्न वर्ग से आए हैं। निम्न वर्ग का तात्पर्य इकोनॉमिक रूप से वीक वर्ग से आते हैं जो टॉप कर जाते हैं। आप भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी वो अपनी प्रतिभा होती है। अपने हिसाब से वो रूटीन बनाते हैं, अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाते हैं। उनकी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करने लग जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी क्षमता के हिसाब से स्ट्रेटजी है। वो जॉब करते हुए निकाल ले जाते हैं और आप केवल पढ़ाई करके भी नहीं निकाल पाते हैं। तो अंतर होता है, इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। झूठ मूठ का फोकट का वीडियो देखना बंद कीजिए टॉपर्स का। अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, वही आपको बेनिफिट देगा। ओके, अगले साल फिर कोई और हीरोज़ आ जाएंगे, तो ये बदलता रहता है साल दर साल। अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो 2024 का इलेक्शन आज से शुरू होने वाला है और आज से शुरू हो जाए। काफ़ी सारे जगहों पर आज ही चुनाव है, तो ठीक है, ये तो अपने न्यूज़ काम का नहीं है। और अपने काम का कौन सा न्यूज़? तो एक आईआर का न्यूज़ है जिसमें है कि भाई ईरान ने भारत के साथ में भारत को बोला है कि आप क्या कर सकते हैं, तो एक्टिव रोल अदा कीजिए। गाज़ा वॉर को रोके में आप एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। तो ये तो छोटा सा एक कमेंट वर्क होता है और इससे ज़्यादा इसका कुछ महत्व तो होता नहीं है। हम लोग आज आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आर्टिकल जो आज का है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल के पश्चात हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो नए नेवी चीफ बनने वाले हैं, उनको ज़रा देखें कौन है नए वाले नेवी चीफ बनेंगे जो 30 अप्रैल से बनेंगे। उसके पश्चात से भारत सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो नीति आई है पिछले महीने, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि एलन मस्क भारत आ रहे हैं, तो उसको लेकर वो नीति जो है वो काफ़ी चर्चा में है। उस नीति को इस प्रकार से बनाया गया है कि विदेश की कंपनियां जो है आसानी से निवेश कर सके भारत में और उत्पादन करके बेच सके। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हुआ आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए। उसके साथ साथ आज का आर्टिकल भी डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए आर्टिकल क्या है आपके लिए। 17 अप्रैल को ये आर्टिकल आया था द हिंदू में, जिसमें जो दिव्यांग उपभोक्ता होते हैं उनके अधिकारों के संरक्षण की डिटेल में चर्चा की गई थी। इसमें कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जिसके बारे में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। कई सारे ऐसे समझौते हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है। एक एक करके देखते चलते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के अधिकार एवं जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, नेक्स्ट वीक मंडे से जो अपना पेड ग्रुप है उसमें दूसरे वाले पेड ग्रुप में GS2 शुरू होने जा रहा है। एक में तो GS2 का ज्योग्राफी तक हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन दूसरा जो ग्रुप है उसमें GS2 शुरू होने जा रहा है।
और अगर आपको ऐड होना हो तो आप ऐड हो सकते हैं। 3 मंथ का ले सकते हैं, आप 6 मंथ का ले सकते हैं। और GS2 में सबसे पहले पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी और करंट अफेयर की तरफ में बढ़ेंगे। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप बताइएगा। नीचे टेलीग्राम ID दिया हुआ रहता है, इंस्टाग्राम ID भी रहता है, कहीं पर भी आप फॉलो करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी होता है, कुछ भी क्वेरी होता है तो आप पूछ सकते हैं। साथ साथ में एक और मैं बता देता हूँ, जैसे बिहार समग्र जो दृष्टि IAS का है या KBC नैनो है, ये दोनों बुक मैंने पूरा बुक कंप्लीट करवाया हुआ है यूट्यूब चैनल पर। आप 69 BPSC बिहार समग्र नाम से अभी प्लेलिस्ट है, उसका मैं नाम चेंज कर दूंगा। दृष्टि IAS की बुक है, पूरी बुक मैंने कंप्लीट करवाई हुई है। बिहार स्पेशल का एक एक लाइन बाय लाइन, बिहार स्पेशल के MCQ भी कंप्लीट है, पूरे घटनाचक्र बुक ही कंप्लीट करवा रखा है मैंने। बिहार स्पेशल मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप उसको कवर करना चाहते हैं तो बस आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया था, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है हमारा, जिस पर 15,000 ज़्यादा लोग हैं, उस पर जुड़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए देखिए क्या है आज के आर्टिकल में। हालांकि उपभोक्ताओं के अधिकार से जुड़े उत्सवों व चर्चाओं के बीच प्राय उपभोक्ताओं का एक ऐसा समूह है, यानी कि दिव्यांग, जिनकी उपेक्षा की जाती है। कंज्यूमर, आप कंज्यूमर हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए, कोई प्रोडक्ट खरीदा तो आप ग्राहक हुए, उपभोक्ता हुए, और जो बेच रहा है वो विक्रेता हुआ। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि दिव्यांग पर्सन जो होते हैं वो भी सही वही कॉस्ट देते हैं। हाँ, किसी भी चीज़ का कोई उनको छूट तो विशेष नहीं मिलता है। हाँ, कहीं कहीं नौकरी वगैरह में छूट मिलता है, लेकिन उनके जो अधिकार हैं उसका पूरी तरीके से संरक्षण नहीं हो पाता है। जैसे रेल है, रेल का टिकट उन्होंने ही उतना ही प्राइस देकर लिया है, लेकिन सामान्य लोग आसानी से रेल में यात्रा कर सकते हैं। दिव्यांगजन जो हैं वो आसानी से रेल में यात्रा नहीं कर सकते हैं। एक टॉयलेट जाने तक के लिए उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतने छोटे से सकरे इलाके में व्हील चेयर तक सही से रेल में नहीं चलता है। ये उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ कि नहीं? क्या हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार के हैं कि आसानी से कोई दिव्यांग पर्सन किसी पर भी निर्भर हुए बिना यात्रा कर सकता है? आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। और आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, उसका उदाहरण भी देता हूँ। अमेरिका जो देश है, वहाँ का एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में चढ़ने के लिए दिव्यांगजनों को, जिनके पैर काम के नहीं हैं या जो देख नहीं पाते हैं, जो हेल्पर होते हैं बस के या ड्राइवर्स होते हैं, वो स्पेशल व्हीकल का यूज करते हैं उनको सही से बस बिठाने के लिए और सही से बस से उतारने के लिए। ये क्या दिखाता है कि इसी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो अपने हर प्रकार के नागरिकों का परवाह करते हैं। अपने देश में अभी तक हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। प्रयास हमने किया है, पहुंच भी जाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं पहुंच पाए हैं। देखिए इसमें अगला क्या दिया हुआ। अगला है कि दिव्यांग उपभोक्ता से संबंधित विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। जनसांख्यिकी और सांख्यिकी अवलोकन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1 बिलियन से अधिक लोग, वैश्विक आबादी का 15% किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं। भारतवर्ष 2011 की जनगणना में दिव्यांगजनों की संख्या 26.8 मिलियन दर्ज की गई, जो टोटल जनसंख्या का 2.21% है। पूरे जनसंख्या का जो 2% से ज़्यादा लोग हैं, क्या हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए? 26.8 मिलियन कोई कम होता है आंकड़ा? मुझे बताइएगा। दिव्यांग उपभोक्ताओं का अधिकार क्या है? समान व्यवहार का अधिकार है। दिव्यांग उपभोक्ताओं को बाजार में समान व्यवहार पाने का अधिकार है। संविधान में समानता का अधिकार का दावा किया गया है। संविधान में ये बोला गया है कि हम किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव करेंगे तो तार्किक रूप से विभेद किया जाएगा। जहाँ पर सोशल जस्टिस की बात आती है वहाँ पर विभेद किया जाता है, और इसमें उनकी दिव्यांगता के आधार पर किसी भेदभाव किए बिना दूसरे के साथ समान आधार पर वस्तुओं, सेवाओं, सुविधाओं पहुँच पाना शामिल है। गैर भेदभाव। व्यवसायों को वस्तुओं, सेवाओं, रोजगार के अवसरों के प्रावधान में दिव्यांग उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी जो व्यवसाय है वो दिव्यांगों के साथ में कोई भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। अभिगम्यता। दिव्यांग उपभोक्ताओं को उत्पादों, सेवाओं, सार्वजनिक स्थलों का अभिगम्यता का अधिकार प्राप्त है। अभिगम्यता का तात्पर्य होता है सही से, मतलब कि आसानी से पहुंच उनको मिलना चाहिए। कहीं पर भी सीढ़ी होता है तो वो रुक जाते हैं, फिर नहीं चढ़ पाते, किसी का सहारा चाहिए। रैंप होगा तो आसानी से चढ़ जाएंगे। ये अभिगम्यता के तहत में आता है कि उनको सही से कहीं पर भी जाने आने, आसानी से पहुंच मिलने का अधिकार मिला हुआ है कि वो ही पहुंच सकते हैं। सरकार के द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर या पब्लिक के द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर उनके राह में बाधा न पहुंचे। ओके। उपस्थिति अभिगम्यता, वेबसाइटें और सूचना अभिगम्यता जैसे दस्तावेजों का अभिगम्य प्रारूप भी शामिल हैं। सभी कुछ शामिल होते हैं, सड़क से लेकर वेबसाइट तक ऐसे होते हैं। जैसे भारत सरकार का अगर आपने दूरदर्शन पर अगर आपने
स्वतंत्रता दिवस के झांकी का देखा होगा तो उसमें एक अलग से होते हैं प्रेजेंटेटर जो बहरे लोग होते हैं उनके लिए, और जो बोल नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज में बता रहे होते हैं। कभी देखा है आपने? या फिर अमेरिकी सरकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, या फिर यूरोपियन किसी सरकार का, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आदमी बोल रहा होता है, दूसरा आदमी साइन लैंग्वेज में बोल रहा होता है, हाथ को अजीब अजीब डायरेक्शन घुमा के बोल रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि सरकार सभी के लिए कहीं न कहीं इंतजाम करती है, करने भी लग गई है, थोड़ी सी सेंसिटिव तो हुई ही है। सहायक परिवेश, व्यवसायों को यह सुनिश्चित करने के लिए सहायक परिवेश के निर्माण की आवश्यकता है कि दिव्यांग उपभोक्ता उनकी वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच बना सकें। इससे दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए नीति, अभ्यास और प्रक्रियाओं को संबोधित करना शामिल हो सकता है। निजता भी उनको है, निजता का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा, यहीं से आपसे पूछ सकता है दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCRPD, यही आपसे पूछ लेगा कि UNCRPD 2006 में जो अंगीकृत किया गया था ये किन से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2006 में अंगीकृत UNCRPD एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो दिव्यांगजनों के अधिकार एवं गरिमा को बढ़ावा देती है। यह दिव्यांगजनों द्वारा सभी मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता का पूर्ण एवं समान उपभोग कर सकना सुनिश्चित करती है। ये कब अपनाया गया था? 2006 में अपनाया गया था। पूरे दुनिया भर के जो दिव्यांगजन हैं उन्हीं के लिए ये कहीं न कहीं समान अधिकारों की बात करता है। दिव्यांगजनों के अवसरों की समानता पर मानक नियम भी है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत ये नियम दिव्यांगजनों के अधिकार समावेशन को सुनिश्चित करते हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास जैसी चीज़ें शामिल हैं। इनको 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जनरल असेंबली के द्वारा इस चीज़ को प्रस्तावित कर दिया गया था। भारत में मौजूद कानूनी ढांचे कौन कौन से हैं? ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो गए 2 संधि, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। समझौता है ये, संधि नहीं, समझौता है ये। अब देश में कौन कौन से भाई ऐसे एक्ट हैं या इस प्रकार के कोई प्रावधान किए गए हैं जिससे दिव्यांगजनों को सुविधा मिलता है, उसके बारे में भी देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यह भारतीय प्राथमिक कानून है। ये सबसे प्राइमरी कानून है जो दिव्यांगजनों का अधिकार और हकदारी की रक्षा करता है। 21 प्रकार के दिव्यांगों को परिभाषित करता है। 21 प्रकार की डिसेबिलिटी जो होती है उसको प्रभावित करता है, परिभाषित करता है ये। उसके अलावा देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, और निर्मित वातावरण, परिवहन, सूचना संचार के लिए अभिगम्यता मानकों को निर्दिष्ट करता है। यह अधिनियम उच्च शिक्षा, सरकारी रोजगार में आरक्षण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान करता है। किनके लिए? तो दिव्यांगजनों के लिए ये अधिकार, ये जो एक्ट है ये बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान करता है, जिसमें आरक्षण से जुड़ी हुई चीज़ें, सामाजिक से जुड़ी हुई पहले, स्वरोजगार से जुड़ी हुई पहले, इन सभी का इंतजाम करता है ये। दिव्यांगजन समान अवसर अधिकारों को संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 यह भारत मौजूदा प्रमुख दिव्यांगता संबंधी कानून है, जिसे भारत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसने 7 प्रकार के दिव्यांगताओं की पहचान की, निवारण, पुनर्वास, बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे नियम कानून हैं जिसके तहत दिव्यांगजनों की रक्षा की जाती है या उनको सहायता दी जाती है? तो अन्य प्रासंगिक कानून में आता है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। यह पुनर्वास संबंधी पेशेवरों के प्रशिक्षण को विनियमित करता है और इसकी निगरानी करता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 यह मानसिक बीमारी रखने वाले व्यक्तियों का अधिकार और गरिमा की रक्षा करता है। ऑटिज्म, सेरेब्रम पॉल्सी, मानसिक मांद्यता, बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 बनाया गया है, जो क्या करता है, जो इन्हें सामाजिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करता है। ये कई सारे प्रावधान हमारे जो एक्ट हैं उसके द्वारा बनाए गए हैं। क्या संविधान में कोई प्रावधान है क्या दिव्यांगजनों से संबंधित? अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा मुझे, देखिएगा, थोड़ा सोच कर देखिएगा कहीं पर कोई प्रावधान है क्या। ये तो है कि भाई किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ये भी है कि समाज के सबसे कमज़ोर तबकों का थोड़ा सा सरकार ज़्यादा ध्यान रखेगी। तो समाज के सबसे कमज़ोर तबके में ही तो ये लोग आ जाते हैं। डायरेक्टली कोई प्रावधान तो नहीं है कहीं पर भी संविधान में भी डायरेक्टली कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, शब्द भी इंगित नहीं है। बस क्या है तो कमज़ोर तबकों के तहत हाशिए पर स्थित समुदाय। कल ही मैंने दिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, 8 के पॉलिटी में है हाशिए पर स्थित समुदाय, उसमें आ जाते हैं ये, जिसमें माइनॉरिटीज़ को लाया जाता है, दलितों को लाया जाता है, महिलाओं को लाया जाता है, दिव्यांगों को लाया जाता है, तो हाशिए पर स्थित समुदाय में कहीं न कहीं आते हैं। नीतियाँ और योजनाएँ, सुगम्य भारत अभियान चलाया गया था। कौन सा सुगम्य भारत अभियान?
जिसका उद्देश्य निर्मित वातावरण, परिवहन, सूचना, संचार में सुगमता या अभिगम्यता को बढ़ाना है। विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना या सरकारी लाभों सेवाओं के बेहतर डिलीवरी को सक्षम करने हेतु दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय डेटाबेस का भी निर्माण करता है। सुगम्य भारत योजना क्या है, आपको पता ही होगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या पब्लिक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कोई भी जगह, मेट्रो हो, कोई भी जगह है, पार्क है, सभी जगहों पर दिव्यांगजनों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया गया था। दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित करने का तात्पर्य क्या है, जैसे जो दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं सकते हैं, तो स्पेशल प्रकार के टाइल्स लगाए जाते हैं जिससे पैर से वो छू छू कर पहुँच सके कहीं पर भी। जो दिव्यांग पैर से विकलांग हैं उनके लिए रैंप लगाए जाते हैं और उनके लिए व्हील चेयर अवेलेबल करवाया जाता है। तो ये सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा है कि सीढ़ी के साथ साथ इस तरह की चीज़ें भी, रैंप बनाया जाए, ढलान बनाया जाए, स्लोप बनाया जाए, ताकि आसानी से कोई भी कहीं पर ही पहुंच सके। जो दृष्टिबाधित हैं या बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए विशेष इक्विपमेंट का इंतजाम सरकारी जगहों पर आपको दिख जाएगा। कम से कम अब दिखता है। जैसे टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट है, वो दिव्यांगजनों के लिए नहीं होते थे पहले, अब उनको दिव्यांगजनों के अनुसार से ही बनाया जाता है। जैसे रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 टॉयलेट दिखेगा ही दिखेगा, एक दिव्यांगजनों के लिए अलग दिखता है और सामान्य लोगों के लिए अलग दिखता है आपको। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा है। सुगम्य भारत अभियान मोदी गवर्नमेंट की सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है, जिसमें थोड़ा सेंसिटिव तरीके से सबसे कमज़ोर तबकों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। अब चलते हैं, देखते हैं इन चुनौतियों का समाधान क्या हो सकता है। चुनौतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, तो पहुँच एक चुनौती हो सकती है, प्राइवेसी एक चुनौती हो सकती है, सभी जगहों पर जो समान अधिकार हैं वो उनको नहीं मिल पाता है, ये एक चुनौती हो सकती है। इसके समाधान को पढ़ते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे हम लोग। और अगर चुनौतियों की हम लोग और थोड़ा सा बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सबसे बड़ी चुनौती होती है दूसरे के ऊपर में निर्भरता। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। आपको जाना है कहीं पर, कैब बुकिंग आप करते हैं, क्या दिव्यांगजन कैब बुक कर सकते हैं आसानी से? फिर से उनको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। मान लीजिए कैब से उतरने के पश्चात वो सही जगह पर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, इसके लिए फिर से उन्हें किसी से पूछना पड़ेगा। सड़क पार करने के लिए भी किसी पर निर्भर रहना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं कोई सुपरमार्केट में आप कुछ खरीदारी करने गए, सामान जो ले रहे हैं वो एक्सपायर्ड है कि नहीं है, ये भी उनको फिर किसी और से पूछना पड़ेगा। मान लीजिए कोई ख़राब प्रोडक्ट उनके हाथ में लगा तो शिकायत करेंगे, तो शिकायत के लिए भी तंत्र फिर से उनको ईमेल भेजना पड़ेगा, या तो फिर क्या करना पड़ेगा, किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। तो पूरा जीवन ही किसी के सहारे पर टिक जाता है। ये सबसे बड़ी दुविधा होती है। तो चुनौतियों का सामना करने विभिन्न उपाय। एक और चुनौती होती है जो सबसे बड़ा होता है, वो होता है सामाजिक रूप से एकाकीपन कर देना, किसी को सामाजिक रूप से अस्वीकार बना देना। समाज में जितना आपको सम्मान मिलता है, क्या दिव्यांगजनों को उतना मिलता है? किस नाम से संबोधित किया जाता है, कभी देखा है आपने? देखिए अगला क्या लिखा, व्यवसायिक क्षेत्र से शुरुआत करना। उपायों में लिखा हुआ है कि व्यवसायिक क्षेत्र जो होते हैं वहाँ शुरुआत कर सकते हैं। व्यवसायिक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। व्यवसाय आमतौर पर दिव्यांगजनों को अपने लक्षित उपभोक्ता के रूप में नहीं देखते हैं। इसकी पुष्टि उनके दुर्गम पेशकशों से होती है। आमतौर पर मुख्य धारा के उपभोक्ताओं के लिए डिजाइन की गई होती है। विश्व बैंक की 2009 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में दिव्यांगजनों की संख्या कुल आबादी का 5 से 8% है। इसलिए यदि उदारता के कारण नहीं तो कम से कम ग्राहकों तक पहुंच के लिए व्यवसायों को अपने पेशकशों को सुगम्य बनाने पर विचार करना पड़ेगा, तभी जाके संभव हो पाएगा। व्यवसायों के बीच संवेदनशीलता का अंतराल को दूर करना। उदाहरण के लिए FSSAI ने अक्टूबर 2023 में सभी खाद्य पदार्थों पर उत्पाद सूचना वाले QR कोड को शामिल करने के लिए सभी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लिए एक एडवाइजरी जारी की। यह सरल लेकिन प्रभावी कदम दृष्टिबाधित लोगों को अपने दम पर महत्वपूर्ण उत्पाद तक सूचना पहुंचने की अनुमति दे देगा, जिससे क्या कर सकते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो भी उसको छूकर ये महसूस कर सकते हैं कि उत्पाद क्या है, किस प्रकार से उनको बेनिफिट करेगा, किस प्रकार से उनको नुकसान करेगा, क्या है उत्पाद, किस पर्पज़ से यूज किया जाता है। जिस प्रकार से नोट पर आपने देखा है, आपके पास जो करेंसी नोट होगा ना, उस पर लाइन खींचे होते हैं। 500 पर 5 लाइन होता है, 100 पर 2 या 3 लाइन होता है, देखिएगा जरा ध्यान से। तो नोट के कॉर्नर पर रहता है, तो वो क्या है, ताकि दृष्टिबाधित लोग भी उसको टच करके समझ सकें। सरकार की ओर से सक्रिय सहयोग। सरकार एक अन्य इकाई है जो बदलाव ला सकती है। सरकार सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए व्यापक पहुंच दिशा निर्देश लाने पर विचार कर सकती है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा ऐसे देशों द्वारा की गई पहलों से प्रेरणा लेते हुए नीतियों में स्वदेशी रणनीतियों को एकीकृत कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया था, अमेरिका का उदाहरण दिया, यूरोप के देशों का उदाहरण दिया कि सरकार अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है ना, तो साइन लैंग्वेज का भी उपयोग किया जाता है। दोनों को पैरेलली दिखाया जाता है। न्यूज़ चैनल साइन लैंग्वेज का उपयोग करके न्यूज़ पढ़ते हैं। एक जो होते हैं पढ़ने वाले, न्यूज़ जो वाचक होते हैं,
वो मुंह से बोल रहे होते हैं, दूसरे साइन लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि जो लोग सुन नहीं पा रहे उन तक भी न्यूज़ पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उनको भी तो जानने का अधिकार है। दिव्यांगता आयोगों का सशक्तिकरण, दिव्यांगता को ऐसे कानूनों द्वारा भी सशक्त बनाया जा सकता है दिव्यांगजनों को जो उपभोक्ताओं के रूप में उनके अधिकार हितों की रक्षा कर सकते हैं। इस संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWDA 2016 एक प्रमुख अधिनियम है। इस अधिनियम में विशेष रूप से सार्वभौमिक रूप से डिजाइन की गई उपभोक्ता वस्तुओं सुगम्य सेवाओं के प्रावधान के शामिल हैं। RPWDA के तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार सभी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वस्तुओं और सेवाओं का BIS मानकों के अनुसार सुगम्य होना चाहिए। BIS मानक तभी मिलेगा आपको जब वो सभी के लिए सुगम्य होगा। कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, कोई भी कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो सभी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ओके, इन उपायों के अलावा और एक सबसे बड़ा उपाय क्या किया जा सकता है? तो जागरूकता और सही एजुकेशन, बच्चों को सही एजुकेशन देना कि उनके साथ अगर कोई क्लास बैठा हुआ है जिसका पैर खराब है, हाथ खराब है, आँख खराब है या बोल नहीं सकता है तो उनसे अलग नहीं है, बस उसके शरीर में एक छोटा सा जो हिस्सा है वो काम नहीं कर पा रहा है। तो जागरूकता होता है जो एजुकेशन के थ्रू आप फैला सकते हैं, समाज में स्कूल के थ्रू दे सकते हैं और कहीं पर भी पब्लिक जो एडवर्टाइजमेंट वाले सिस्टम होते हैं उसके थ्रू भी आप एडवर्टाइजमेंट जागरूकता को फैला सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। समस्या समाधान सभी मैंने बताया है, कुछ और समाधान आप अपनी तरफ से भी सोच सकते हैं जिसको आपको सोचना ही चाहिए। कोई भी अगर आप टॉपिक पर समाधान लिख रहे हैं तो अपने 2-4 यूनिक पॉइंट को ज़रूर ऐड ऑन किया कीजिए। मार्क्स बूस्ट होते हैं, उससे बढ़ते नहीं है, बूस्ट हो जाते हैं अचानक से, क्योंकि आपका अपना समाधान यूनिक होता है तो उसी के लिए आपको चुना ही जा रहा है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये नेवी के अगले चीफ बनने वाले हैं। नेवी के प्रमुख कौन बनने वाले हैं? तो ये बनने वाले हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 1985 बैच में ये कमीशन हुए थे, 1985 बैच में कमीशन हुए थे। 30 अप्रैल को जो अभी वर्तमान के नेवी चीफ हैं उनका रिटायरमेंट होगा और उसके पश्चात से पद ग्रहण करेंगे। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी और जो वर्तमान के हैं वो कौन हैं? वो हैं R हरि कुमार, जो रिटायर हो जाएंगे 30 अप्रैल को, उसके पश्चात ये पद ग्रहण करेंगे। जो भारत सरकार के अलग अलग विंग हैं रक्षा सुरक्षा संबंधी, जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया, या CISF है या BSF है, इनके चीफ जो अपॉइंट होते हैं ताज़ा में, या भारत सरकार का कोई बड़ा डिपार्टमेंट है उसके चीफ अगर अपॉइंट होते हैं तो उसके बारे में पढ़कर ज़रूर जाइएगा। एग्ज़ाम में मस्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा फैक्ट आपका एग्ज़ाम में 1 नंबर बढ़ा देगा। इस तरह के फैक्ट याद जरूर रखिएगा, अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर हल कर लेंगे। अगला न्यूज़ देखिए क्या, अगला जो न्यूज़ है ये बेहद शानदार सा है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है और कुछ समझौतों की बात की गई है। जैसे मैं एक चर्चा करता हूँ, ध्यान रखिएगा इसको, अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकें। 2023 में पेरिस में एक समझौता हुआ था जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है पीपल एंड प्लानेट 4P समझौता इसको कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? 2023 पेरिस पैक्ट किससे संबंधित है? पेरिस पैक्ट 2023 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है कि कोई भी देश अगर है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी देश अगर है तो उसको गरीबी से लड़ना और दुनिया को पृथ्वी को क्लाइमेट चेंज से बचाना, इन दोहरी चुनौती का सामना एक साथ न करना पड़े। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी देश अगर है, विकासशील देश है, तो उसको गरीबी से लड़ना और क्लाइमेट चेंज को भी रोकना, इन दोनों समस्या से एक साथ न लड़ना पड़े। जैसे उदाहरण, अब क्या है भैया, क्या ऐसा होता है? जैसे उदाहरण, जैसे भारत है, भारत विकासशील देश है, भारत की बहुत बड़ी आबादी आज भी जो है वो गरीबी रेखा में जीती है, ये तो पता होगा आपको। लेकिन हमें साथ साथ में क्लाइमेट चेंज का भी हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि भाई क्लाइमेट चेंज भी ना हो। तो अब इसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? जैसे जो बिजली है वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ में बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है उसकी पहुंच अभी सभी तक नहीं हो पाई है। उसके पश्चात हम किसानों को क्या बोलते हैं? खेत में खाद कम डालो जिससे मृदा को नुकसान ना पहुंचे, पानी का उपयोग कम करो जिससे क्या हो, भौम जल प्रदूषित ना हो या भौम जल ख़त्म ना हो, खाद मत डालो, मिट्टी की रक्षा करो। इससे किसानों के ऊपर में कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ भी पड़ता है, देश के ऊपर में आर्थिक बोझ बढ़ता है और शुरुआत में प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। यानी कि हम दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए, फाइनेंसिंग के लिए, वित्त व्यवस्था करने के लिए 4P पैक्ट जो है वो पेरिस में आयोजित किया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? पेरिस पैक्ट फॉर पीपल एंड प्लानेट 4P।
अब ये चर्चा कहाँ से आया? ये जो महोदय हैं जिन्होंने इसको लिखा है, उनको ये पैक्ट देखकर 2023 में ये पैक्ट हुआ था, 2023 में ये पैक्ट हुआ था, उसी को लेकर अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक और IMF इन सब का मीटिंग हुआ है। तो इतना बस ध्यान रखिएगा। अब ये जो महोदय हैं इनको याद आया कि भारत में भी एक 4P अपनाया गया, जो भारत के डेवलपमेंट में आज जो मोदी जी के समर्थक हैं वो मुझसे बड़े खुश होंगे, कमेंट में लिख कर जाएंगे कि आप दक्षिणपंथी हैं। देखना, लिख कर ही कोई ना कोई जाएगा, और जिस दिन मैं बुराई कर देता उस दिन वो मुझे बोलते कम्युनिस्ट हो गए हो आप। लेकिन देखिए इन्होंने क्या बोला है, इंडियाज़ 4P मॉडल, पॉलिटिकल लीडरशिप पहला पॉलिटिकल हो गया, पब्लिक फाइनेंसिंग P आ गया, पार्टनरशिप एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशन 4P आ गया। इन्होंने बोला कि ये जो 4P है, इन्होंने भारत के डेवलपमेंट में, भारत को आगे बढ़ाने में, भारत के सक्सेस बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इतना समझ में आया है? अब इन्होंने उदाहरण दिया, एक शानदार सा उदाहरण दिया है स्वच्छ भारत अभियान। जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन है, इसका इन्होंने उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से इस 4P मॉडल के आधार पर भारत में स्वच्छ भारत अभियान को बड़ा ही सफलता से कंडक्ट करवाया गया है। देश के लगभग में मोर देन 90% ज़िले कम से कम कागज़ पर तो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए, खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। ODF की अवधारणा लाई गई भारत में, ODF प्लस की लाई गई, ODF प्लस की भी लाई गई है। ये सब आपको पता होना चाहिए गुरु। पूछा जाएगा जिस दिन, उस दिन आपको पता चलेगा कि ODF प्लस क्या है, ODF प्लस पूछेगा ही, आज न कल पूछेगा। तो ये ODF प्लस की अवधारणा, ODF प्लस की अवधारणा लाई गई, जिसके तहत ये निश्चित किया गया कि भारत में खुले में शौच से मुक्त हो। इससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, स्वास्थ्य भी सही होगा लोगों का, स्वच्छता भी बढ़ेगा देश में। इसका इन्होंने उदाहरण दिया है शानदार सा। इसके पश्चात इन्होंने बताया है कि जो पेरिस पैक्ट है उसमें 4P क्या है, उसमें 4P है पेरिस पैक्ट फॉर पीपुल एंड द प्लानेट, 4P। हाल ही में चर्चा में रहा पेरिस पैक्ट किससे संबंधित है, पेरिस पैक्ट 2023 किससे संबंधित है? तो एक ही देश को गरीबी और क्लाइमेट चेंज दोनों से एक साथ न लड़ना पड़े, इससे संबंधित है। इसी को लेकर समझौता किया गया है, जिसमें हम विकासशील और गरीब देशों की मदद करने जाएंगे कुछ दिनों के पश्चात में, दुनिया के बड़े देश करेंगे। इसके पश्चात इन्होंने भारत के 4P की चर्चा की है, जिसमें इन्होंने समझाया है किस प्रकार से SDG गोल 6। अब BPSC ने क्या किया था एक बार, शैतानी 68वीं BPSC में, उसने SDG में बताया नहीं कि क्या है, उसने डायरेक्ट यही पूछ लिया कि SDG क्रमांक इतना जो है वो चर्चा में रहता है, बताइए इसका क्या अर्थ है। शॉर्ट आंसर में यही पूछ लिया था BPSC ने, आप देखिएगा उठाकर। अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है इसकी भी कुछ चर्चा है, SDG का गोल जो BPSC ने दिया था उसका 13 था या 17 था, आई थिंक, देख लीजिएगा। तो SDG संख्या 6 जिसमें क्या है बात किया गया है, तो वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता और जल की बात की गई है, उसका हमने अच्छे से पूरा किया है, इसकी चर्चा की जा रही है। और इसमें हमने इतना अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लीड किया, खुद इसको इनिशिएट किया, इसके लिए उनको अवार्ड भी प्रदान किया गया था, आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 4P में पहला P क्या बताया है, पहला P इन्होंने बताया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप में इन्होंने मोदी जी का उदाहरण दिया है कि उन्होंने खुद ही क्या किया, खुद ही इनिशिएटिव लिया, इसको सभी जगहों से प्रसारित किया, एक पब्लिक में एक डिस्कशन का ये पॉइंट बना, मुद्दा बना, एक जागरूकता फैलाई उन्होंने खुद के स्तर से मॉनिटर भी किया कि लोगों का कम से कम ध्यान स्वच्छता की तरफ में जाए। चाय पी के अब कप जो आप पब्लिक प्लेस पर फेंकते हैं तो एक बार तो आपके दिमाग में आता ही होगा, कहीं डस्टबिन दिख जाता तो मैं उसमें डाल देता। तो ये जागरूकता भी नहीं थी 2014 से पहले, ये मानना पड़ेगा आपको। सबसे शानदार योजनाओं में से एक है कौन सा, तो स्वच्छ भारत मिशन। हालांकि इसका असर जो है वो छोटे शहरों तक अभी भी नहीं पहुंचा है, समय लग रहा है पहुंचने में, लेकिन एक क्षैतिज रूप से कम से कम कंपटीशन तो ज़रूर शुरू हो गया है। पटना नगर निगम हो, इंदौर नगर निगम हो, आपस में कंपटीशन तो ज़रूर करते हैं कि हम स्वच्छ होंगे, इस बार तो हम स्वच्छ होंगे। इंदौर लगातार टॉप करता है, बाकी नगर निगम भी कोशिश कर रहे हैं, तो एक कंपटीशन तो आया ही है। तो ये पहला हो गया आपका क्या कि लीडरशिप, देश के सर्वोच्च पद से पहली बार इस चीज़ को इनिशिएट किया गया, और न केवल इनिशिएट किया गया बल्कि एक्टिवली इस चीज़ को प्रचार प्रसार भी किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने अपने जीवन में भी अपनाया और बाकी लोगों को भी प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने प्रेरित करने के लिए अलग अलग मंचों का उपयोग किया, सोशल मीडिया से लेकर मन की बात तक में उन्होंने उपयोग किया। अब मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्या मैं बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 4P मॉडल जो है वो क्या है।
इसका आप उपयोग कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, निबंध लेखन तक में इसका उपयोग कर सकते हैं कि भारत के डेवलपमेंट में ये 4P जो है ये बड़ा ही अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरा P क्या है? पब्लिक फाइनेंसिंग, जिसमें अलग अलग जगहों से पब्लिक फाइनेंसिंग को इकट्ठा किया गया, जिसमें इन्होंने उदाहरण दिया है कि बहुत सारे जगहों से हमें फाइनेंस मिला, जैसे बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है, उसके अलावा क्या है सेंटर और राज्यों ने भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो ये क्या है? तो ये फाइनेंसिंग का एक तरीका होगा जिसमें हमने क्या किया, सरकार के पास वित्त की कमी रहते हुए भी इस तरह की योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। इसका इन्होंने एक शानदार सा उदाहरण दिया है कि नाइजीरिया जो है वो अपने यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही क्लीन नाइजीरिया जैसे प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रहा है। हमारे तहत ही मॉडल को उन्होंने अपनाया है, हमारे ही मॉडल को अपनाकर उन्होंने भी अपने यहाँ पर इस चीज़ को शुरू किया है। तीसरा P जो इन्होंने बताया वो है पार्टनरशिप, जिसमें इन्होंने बताया है कि यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे NGO के साथ में पार्टनरशिप किया गया, जिससे इस तरह का अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। चौथा जो इन्होंने बताया वो है पीपुल पार्टिसिपेशन, जिसमें इन्होंने बताया कि अलग अलग रूरल से लेकर शहरों की कम्युनिटी तक, हाउसिंग सोसाइटी से लेकर सभी जगहों पर इस चीज़ को प्रसारित किया गया, लोगों को पार्टिसिपेट करवाया गया। स्वच्छ भारत मिशन जो रैंकिंग निकलता है, इसमें एक इंडेक्स जो होता है उसमें ये भी होता है कि पब्लिक आपके बारे में क्या सोच रही है, पब्लिक ने कितना रैंक दिया है आपको, पब्लिक आपको क्या फीडबैक दे रही थी। यानी कि लोगों का पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाया गया, स्कूल कॉलेज से लेकर सोसाइटी तक सभी जगहों पर इसको कंडक्ट करवाया गया, पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया। इसके पश्चात इन्होंने बोला है कि लाइफ जैसे जो प्रोग्राम है, जिसमें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, केवल बातें नहीं करनी है, जीवन पद्धति में हमें एनवायरनमेंट को उतारना पड़ेगा, पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य को उतारना पड़ेगा, तब जाके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, उन्होंने उदाहरण दिया है 4P का। एक 4P तो हो गया कौन सा? पेरिस पैक्ट फॉर पीपुल एंड प्लानेट, ये 2023 में ये पैक्ट हुआ है और उसकी बैठक अभी चल रही थी, उसका उन्होंने उदाहरण दिया। फिर भारत के 4P का इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से भारत में जो 4P मॉडल है ये बड़ा ही शानदार सा रहा है, जिसका इन्होंने उदाहरण स्वच्छ भारत मिशन को दिया है। इसमें कमियां भी हो सकती है, खामियां भी देख सकते हैं आप, लेकिन आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि अगर कहीं पर इस तरह के सवाल आते हैं तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके मार्क्स बढ़ेंगे। निबंध लेखन आता है तो वहाँ पर इस तरह के रेफरेंस को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। पेरिस पैक्ट को ध्यान में रखिएगा, ये आपका PT में पूछा जा सकता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि इसमें हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, जो मार्च 2024 में भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार वेरी लगा सकते हैं उतनी बार लगा लीजिए, आपके मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, PT में ही पूछा जा सकता है सीधा सा ही। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी क्या है, और 2 योजनाएं तो पहले से ही चल रही थी, फेम इंडिया 1, फेम इंडिया 2 तो मैंने पढ़ाया ही था आपको। फेम इंडिया 1 और फेम इंडिया 2 ये क्या था? भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से तब्दील करना, बदलना, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से बदलना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था, उद्देश्य की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर नीति बनाई गई है भारत सरकार की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, खरीद, बिक्री, उत्पादन इससे जुड़ा हुआ है। फेम इंडिया 1 क्या था? इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्टेशन से जुड़ा हुआ था, अपनाने से जुड़ा हुआ था, जबकि यहाँ पर प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। ये पहले अंतर ध्यान में रहेगा आपको। दूसरी चीज़ ये कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में एक खामी भी है। अब खामी क्या है भाई? हर चीज़ में मैं खामी लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाता है। क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो हम इलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, यानी कि चार्ज जो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से ला रहे हैं? तो वो तो हम अभी भी कोयला पर ही निर्भर कर रहे हैं। यानी कि हम शहर का कचरा, पॉल्यूशन कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं? तो जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। दिल्ली में हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल सारी भर जाएँ, पटना में सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल भर जाए, पटना में पॉल्यूशन कम हो जाए, लेकिन पटना को जहाँ से बिजली मिल रहा है वहाँ पर बिजली का खपत, बिजली का उत्पादन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। और उस उत्पादन को ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अधिक कोयलों को जलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम कहाँ पर निर्भर हैं? तो कोयलों पर निर्भर हैं। यानी कि समग्र जो चेन है पॉल्यूशन का वो ख़त्म नहीं हुआ है। प्रोडक्शन से लेकर में आप जो बिजली रिचार्ज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन लेवल पर अभी भी पॉल्यूशन हो ही रहा है। यहाँ पर ग्रीन एनर्जी अभी भी हम नहीं अपना पाए हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खामी आप देख सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा शहर साफ़ हो सकता है, शहर में पॉल्यूशन कम हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बिजली उत्पादन हो रहा है वहाँ पर पॉल्यूशन कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। अधिक कोयले जलाने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अब क्या होगा? चार्ज करके उपयोग किया जाएगा। हाँ, इसका एक जगह में बेनिफिट में मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? तो जितनी अभी गाड़ियाँ चल रही हैं वो जो धुआं उत्सर्जित कर रही हैं उसमें भी तो कमी आएगा।
तो यहाँ पर अगर प्रोडक्शन, जहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर अगर उत्सर्जन बढ़ रहा है, उत्सर्जन किस चीज़ का होता है, थर्मल पावर प्लांट से SO2 का और NO2 का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। एसिड रेन वगैरह के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। और जो तेल शोधक कंपनियाँ होती हैं उनसे भी इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मतलब उत्सर्जन ज़्यादा होता है। अब ध्यान में रखिएगा, जो गाड़ियाँ शहर में कार्बन का एमिशन कर रही हैं या अलग अलग गैसों का एमिशन कर रही है वो तो कम होगा, तो यहाँ पर एक कम हो रहा है तो यहाँ पर बढ़ भी रहा है। हमें अगर समग्र चेन में ग्रीन लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हैं शहरों में उस सेंटर को भी हमें ग्रीन करना पड़ेगा। यानी कि सोलर हो सकता है, विंड हो सकता है, हाइड्रोजन एनर्जी हो सकता है, या फिर कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है जिसके द्वारा हम शहर को बिजली प्रोवाइड करवाएं और उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करें, जिससे समग्र रूप से पूरा चेन क्या होगा, 100% इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पॉल्यूशन फ्री चेन होगा। ये कमी भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पॉलिसी को पढ़ते हैं। इस न्यूज़ में कुछ नहीं है, सरकार ने सभी को बुलाया है, जितने भी अलग अलग कंपनियां, मारुति सुजुकी से महिंद्रा से लेकर टाटा मोटर्स तक को, और सबसे बातचीत किया है कि भाई टेस्ला कंपनी को भी बुलाया कि तुम भी आओ, बातचीत करते हैं किस प्रकार से देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, इस चीज़ पर बातचीत की जा रही है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को समझते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूर ध्यान रखिएगा उसको। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2024, ये तो इनके बारे में बता ही दिया मैंने, वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी। एक महत्वपूर्ण विकास की दिशा में भारत सरकार ने भारत को इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रमुख विनिर्माण केंद्र रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत हम क्या करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का। यह पहल न केवल देश के तकनीकी शक्ति को बढ़ाने के लिए है, बल्कि मेक इन इंडिया अभियान को सुदृढ़ करने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप ही है, जिसमें हम मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया नीति को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्या है केंद्र सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, अब इसको जरा ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को कवर कीजिएगा। ईवी के आयात के लिए शुल्क में कटौती की जाएगी। पहला पॉइंट क्या है, ईवी के आयात में अगर कोई बाहर से गाड़ी आ रही है तो उसके आयात शुल्क में कटौती की जा रही है, यानी कि आयात काफ़ी बढ़ सकता है। इस नीति में सीमा शुल्क दर को 15% कर दिया गया, घटाकर पूरी तरह से नॉक्ड डाउन CKD इकाइयों पर लागू होगा। 5 वर्ष के लिए कुल अवधि के लिए $35,000 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक के न्यूनतम CIF लागत, बीमा और माल ढुलाई मूल्य वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यह लगाया जाएगा। 15% तक घटाकर हमने सीमा शुल्क को कम कर दिया है, जिससे आसानी से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बाहर से आ सकें। इस चीज़ को ध्यान रखना है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, आयात सीमा और निवेश आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब ये क्या बोला है भाई, आयात सीमा और निवेश आवश्यकता, कम शुल्क वाले आयात की अनुमति देते हुए यह नीति आयाती इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या प्रतिवर्ष 8,000 तक सीमित करती है। कितना करती है, 8,000 तक सीमित करती है। शुल्क रियायतों का लाभ उठाने के लिए निर्माताओं को न्यूनतम 4,150 करोड़ के निवेश करना होगा भारत में। जो निर्माता हैं उनको भारत में 4,150 करोड़ का निवेश करना पड़ेगा, 4,150 करोड़ का निवेश करना पड़ेगा। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, जिससे क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले। ऐसा ना हो कि आप बाहर से गाड़ी लाकर से बेचें भारत में, बल्कि भारत में आपको निवेश भी करना पड़ेगा। अगला क्या है, विनिर्माण और मूल्य संवर्धन आवश्यकताएं। स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देंगे कंपनियों को 3 वर्ष के भीतर परिचालन सुविधाएं स्थापित करनी होगी और उसी अवधि के भीतर 25% का न्यूनतम घरेलू मूल्य संवर्धन हासिल करना होगा, जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा होगा। अस्थायी विनिर्माण को बढ़ावा देने कंपनियों को 3 वर्ष के भीतर में परिचालन की सुविधाएं भी स्थापित करनी होगी भारत में। अनुमोदन प्राप्त पत्र जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर 50% तक बढ़ जाएगा। ये DVA मूल्य का 1% हिस्सा है, जो उस मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जो एक अर्थव्यवस्था निर्यात के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को जोड़ती है, उसी को DVA कहा जाता है। ओके। अधिकतम आयात भत्ता, यदि निवेश 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है तो 40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल तक आयात किया जा सकता है। प्रतिवर्ष 8,000 से अधिक नहीं आयात किया जा सकता है। अगला देखिए क्या है, उससे पहले एक समझा तो दूँ इसको भाई, प्रतिवर्ष आप 8,000 ज़्यादा बाहर से आयात कर सकते हैं, और अगर 800 मिलियन के करीब में आपने अमेरिकी डॉलर का निवेश किया हुआ है भारत में, तो 40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल आप और पूरी ओवरऑल आप आयात कर सकते हैं एक वर्ष में, लेकिन 8,000 आप आयात कर सकते हैं। कंपनियां किसी भी अप्रयुक्त वार्षिक आयात सीमा को आगे बढ़ा सकती हैं। शुल्क सीमा, आयातित इलेक्ट्रिक व्हीकल पर माफ़ किए गए शुल्क की सीमा निवेश पर या 6,484 करोड़ रुपये ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना के तहत प्रोत्साहन के बराबर, जो भी कम हो तक सीमित ही होगी। देखिए अलग अलग इसमें जो प्रावधान है ना, उसमें समझने से ज़्यादा रटने वाली चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रावधान कोई समझने वाले नहीं है, ये नियम कायदे कानून बनाए गए हैं
कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जो है वो भारत के बाज़ार को संरक्षित कर रही है। आपको इसमें दिख रहा है कितने सारे रोक टोक लगाए गए हैं। बाहर के कंपनियों पर क्यों लगाया गया है? क्योंकि हम हर चीज़ में बाहर पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। हमारे देश की जो कंपनियां हैं, जैसे मारुति हो गई या फिर टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देश बनाकर बेच सकें। अगर कोई विदेश की कंपनी बनाना चाहती है तो वेलकम है, आप आइए, बनाइए, बेचिए भी, बाहर से खरीद कर भी लाइए, आयात भी कर सकते हैं आप, लेकिन उस पर एक सीमा आरोपित किया गया है, ताकि ऐसा ना हो कि बाहर से ही, जैसे चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, अब सुनिए ज़रा गौर से, तो वहाँ के मार्केट से सारे के सारे गाड़ी आकर भर जाएंगे भारत में, तो ये क्या होगा, हमारे लिए नुकसान होगा। तो इस चीज़ को रोकने का भी प्रयास किया गया है। बैंक की गारंटी, बैंक गारंटी केवल डीवीए का 50% हासिल करने और कम से कम 4,150 करोड़ रुपए अथवा 5 वर्ष की अवधि में छोड़े गए शुल्क के समान निवेश पर है, जो भी अधिक हो वापस की जाएगी। प्रमुख लाभ क्या है? यह नीति इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में नवाचार और प्रगति को प्रोत्साहित करती है। यह नीति भारत के मेक इन इंडिया अभियान के भांति स्वदेशी विनिर्माण को प्रोत्साहन देती है। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि बाहर की कंपनियों पर 100 तरीके के क्या किए गए हैं, नियम कानून को लागू किया गया है कि 4,150 करोड़ का आप निवेश करोगे, 8,000 व्हीकल आयात कर सकते हैं। आपको निवेश के साथ साथ यहाँ पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर भी ध्यान देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हो, उसके रिपेयरिंग पॉइंट हो, इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा देते हुए यह नीति कच्चे तेल का आयात को कम करने, व्यापार घाटे को कम करने में मदद करती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से विशेषकर शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकता है। यह नीति वर्ष 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करने, 2070 तक नेट CO2 एमिशन को जीरो करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। प्रभाव क्या होगा इसका? प्रभाव यही होगा कि दुनिया भर की प्रमुख कंपनियां भारत आएंगी और आ भी रही हैं, और भारत में क्या होगा, गाड़ियों का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जिससे भारत के मार्केट अच्छे कंडीशन में आएंगे, एक्सपोर्ट भी हम ज़्यादा कर पाएंगे और देश में पॉल्यूशन को भी कम कर पाएंगे। भारत के जीडीपी में ऑटोमोटिव क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार अभी कितना है, एक डेटा सुन लीजिए आंसर राइटिंग के लिए। नियामक परिवर्तनों के बावजूद 2024 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री 45% की वृद्धि के साथ भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में तेज़ी से वृद्धि देखी जा सकती है। 45% का ग्रोथ है गुरु, 45% का। लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोचते तो हैं कम से कम। 2023 के अंत तक इलेक्ट्रिक व्हीकल कुल पंजीकरण 1.5 मिलियन यूनिट्स अधिक रही, जो विगत वर्ष में 1 मिलियन के पंजीकरण में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को दिखाता है। 1.5 मिलियन रजिस्टर्ड हुए हैं गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो ये कुछ डेटा है जो भारत के बाज़ार की स्थिति दिखाता है। उसके अलावा नीति मैंने आपको बता दिया है, नीति को 2 बार पढ़ लीजिएगा पॉलिसी को, जिससे आपको याद हो जाए। याद करने की ही चीज़ें हैं और तो कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।